खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत तो खैर जो है वो नविश्ते दीवार थी, मगर क्या हुआ, आज मौके पर मौजूद थे हमारे दोस्त और हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे भी बात करेंगे। अगर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कुंवर दिलशाद, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे भी कुछ हमने रहनुमाई लेनी है। इसके साथ साथ 28वीं तरमीम के हवाले से ख़ास तौर पर कुंवर दिलशाद साहब से बात करेंगे, क्योंकि आज उनका एक कॉलम छपा है जिसमें बड़ी अंदर की बातें हैं। और साथ साथ फिर मईशत पर भी बात करनी है, सोलर इनकलाब IPPs को क्या ले डूबेगा। और साथ साथ हम बात करेंगे जो एक IMF की तरफ से एक बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट आई है, वो क्या है, उसके क्या नताइज हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक होंगे, उनसे हम पूछेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि भारत जो है वो अजीब व गरीब एक बयानात दे रहे हैं जी कि सिंध के हवाले से ये हो गया, खुद उनके हालात पतले हैं, हम देख चुके हैं। मगर अब बढ़ते हैं हम अपने मौजू की तरफ। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हुजूर, आपका एक कॉलम है और जिसमें आपने इशारा दिया है कि 28वीं तरमीम के बाद एक तब्दीलियां और नहलियां ऑन दी कार्ड्स हैं, तो इस हवाले से आप हमें कुछ और भी बताएंगे हुजूर? कुंवर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी कुंवर साहब, कैन यू हेयर मी सर? कुंवर साहब से हमारा राब्ता एक बार फिर शायद मुनक़ता हुआ है, मगर ये कि मैं ये आपको बताता चलूँ कि उन्होंने फरमाया था कि अपने कॉलम में लिखा कि 28वीं तरमीम के बाद शायद जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो नाअहल हो सकते हैं, कि उसमें ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे कवानीन लाए जा सकते हैं। तो ये क्या ये ज़रूरी है? हुकूमत को इस पर ज़ाहिर है सोच लेना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा है कि सेंटर में खुद मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी पंजाब में, और सेंटर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, तो ये भी सिलसिले चलते रहे हैं। इसे एक ज़माने में तो ये जमहूरियत का हुस्न होता था, मगर आजकल न जाने क्या है। हम बात कर पाएंगे अगर हमारे साथ औरंगज़ेब मलिक साहब हों, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, या सैफ शिरानी साहब हों, ब्यूरो चीफ पेशावर। इफ़ आई कुड मुझे पता चल सके ये, तो मैं उनसे भी बात करूं। मगर फ़िलहाल तो बात ये है कि ये 28वीं तरमीम आ रही है, ये क्या मामला है, और इसमें 28वीं तरमीम के बाद क्या इस तरह से कोई तब्दीली आएगी, तो क्या वो एक जमहूरी अंदाज में आगे तब्दीली बढ़ेगी या क्या सिलसिला होगा। लेकिन आज जो इलेक्शन हुआ है, इस हवाले से भी हमने देखा कि बहुत सी इलेक्शन में जो हमारे PTI ने तो उसका एक तरह से एक बाइकआउट किया हुआ था, और अभी इब्तदाई खबरें ये आई हैं कि एक आध सीट को छोड़ के शायद टर्न आउट भी कम थी। अब क्या है आखिरी रिज़ल्ट हमें इलेक्शन कमीशन क्या देता है, इस बारे में तो मैं अर्ज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी एक सीट के बारे में कहा गया, पहले उसके बारे में और रिपोर्ट थी जो हरीपुर की सीट थी, बाद में शायद कुछ फिर एक और लहर आई, तो क्या उसका कोई जो नतीजा है वो बदला या नहीं बदला, इस हवाले से भी बात करेंगे। और क्या वाकई लोग नहीं आए, तो ये सिलसिला था। तो मैं अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये तमाम अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। 28वीं तरमीम के बाद क्या कानून साजी, वो कानून साजी क्या होगी, और उसके असरात मुल्क की मैशत पर क्या होंगे। नाज़रीन, आज ज़िमनी इंतखाबात तो हुए और कुछ रिज़ल्ट्स भी आए, बड़ा सबड्यूड सा रिस्पांस लगता है जो मीडिया की तरफ से भी और वैसे भी। मेरे साथ मौजूद है औरंगज़ेब मलिक साहब, ब्यूरो चीफ हैं फैसलाबाद के। हजूर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मलिक साहब, क्या सीन था, और क्या जो जिस तरीके से हमने देखा कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने इसका किया हुआ था यानी बायकॉट, तो क्या रद्द अमल रहा, टर्न आउट कैसा रहा, और क्या सीन क्या था जनाब मलिक साहब? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। तो फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मैं बताऊं तो फैसलाबाद में 2 कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन थे। सबसे पहली तो बात ये है कि यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि ये इलेक्शन हुए क्यों। तो आपको भी पता है, और क्योंकि मुझे भी पता है कि 9 मई के मुकदमात में यहाँ पर सूबाई असम्बली के 3 और 2 कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं उनको नाअहल किया गया। उसके बाद यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुए। तो ये इनमें से बहुत सारे उम्मीदवार जो अभी मुस्लिम लीग नून के खड़े हुए थे, इन्हीं ने पहले जो है वो 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लिया था, और इनको आज़ाद उम्मीदवारों से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया था कि वो बाइकआउट के ऊपर है, लेकिन इसकी जो हमें जो है वो एक सूरत हमें LA 104 में ज़रूर नज़र आई है, क्योंकि वहाँ पर टर्न आउट जो है वो 500 हल्कों की निस्बत बहुत कम रहा है। वहाँ पर टर्न आउट जो है वो 13.24 रहा है। राजा दानियाल और राना अदनान जो है आज़ाद उम्मीदवार, उनके दरमियान मुकाबला था। राजा दानियाल ने जो है वो यहाँ पर
751 वोट लेकर जो है वो कामयाबी अपने नाम की है, लेकिन यहाँ पर टर्न आउट जो है वो बहुत कम रहा है। बाकी जो एनए का दूसरा हल्का है, एनए 96, जहाँ पर अभी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक रखा है, क्योंकि वहाँ पर बिलाल बदर चौधरी जो वजीर मुमलिकत आबश जो है वो तलाल चौधरी के भाई हैं, उनको एक जुर्माना हुआ था ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफवर्जी पर, जो उन्होंने मुकर्रर तारीख तक 20 नवंबर सुबह 10 बजे तक जमा नहीं करवाया। उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इनका मामला चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था, तो इस वजह से अभी तक जो है वो इनका नोटिफिकेशन रोका है। बाकी सबके जो है वो तकरीबन शायद आज हो जाएंगे या सुबह हो जाएंगे। तो बाकी जो है वो मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर जो क्लीन स्वीप की है, वो क्लीन स्वीप होना था, क्योंकि उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार थे वो कोई इतने पावरफुल उम्मीदवार नहीं थे। हाँ, 2 हल्कों में जो है वो ये सब नजर आ रहा था कि वहां पर कुछ अपसेट हो सकता है। एक तो उनमें पीपी 98 है, जहां पर साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा जो है, जो उनका पहले भी इलाका है, 2018 में जो है उन्होंने यहाँ से आजाद हैसियत से ही इन्हीं उम्मीदवारों के मुकाबले में इलेक्शन लड़के जीता था और तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। अभी वो फिर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। आईपीसी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने 2024 का इलेक्शन था, वो मुस्लिम लीग नून और आईपीसी की मुश्तरका सीट जो है वो यहाँ से उनको टिकट जारी आवाज़ फिर एक दफ़ा शायद रुकी है मलिक किया गया था, लेकिन वो कर गए थे। जी मलिक साहब, जी अच्छा मलिक साहब, हाँ जी बोलिए जारी रखिए। जो एनए 96 का जो इलाका था, जड़ावाला तहसील जड़ावाला का इलाका था कैसा, वहां पर भी ये देखने में आ रहा था कि शायद यहाँ से भी मुस्लिम लीग नून को कोई अपसेट का सामना करना पड़े, लेकिन वहां पर क्योंकि बिलाल बदर चौधरी पहली बार जो है वो सियासत में उनकी एंट्री हुई है। तलाल चौधरी तो पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन उनका जो मुकाबला था वो नवाब शेर वसीर कर रहे थे, जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो टिकट से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, और इसी वजह से तलाल चौधरी जो है वो नाराज भी हुए थे पार्टी से कि उनको जो है वो टिकट ना जारी किया जाए। लेकिन अलबत्ता उनको जब टिकट जारी हुआ तो बाद में फिर तलाल चौधरी साहब को सेनेटर का टिकट जारी करके उनको सेनेटर चलें। अब तो खैर मेरे ख्याल में किसी को कोई नाराज़ी नहीं रही होगी। मेरे मौजूद हैं सैफ शिरानी साहब, भी ब्यूरो चीफ हैं हमारे पेशावर से। पेशावर ज़्यादा अहम है शिरानी साहब, और क्या सिलसिला रहा वहाँ पे? एक और बड़ा कांटेदार मुकाबला था हरीपुर में, उसकी क्या तफसील है, एक तो वो बताइए। और फिर जो क्या लोग जो हैं वो आए उन्होंने, या एक लैक लस्टर रिस्पांस था, ल्यूकवार्म रिस्पांस था आवाम का, क्या सीन था जनाब शिरानी साहब? यकीनन हरीपुर इलेक्शन के वाले से अगर बात की जाए तो कुछ फैक्ट्स जो है हम कायद साहब अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहते हैं। अब ये हम भी नहीं कह सकते, जिस तरह जो रिजल्ट आना वहां पे शुरू हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रहे थे कि और दावा कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, और मुस्लिमीन वाले जो है वो दावा कर रहे थे कि हम जीत रहे थे। तो इसलिए हमने अपना काम मजीद मोहतात करना शुरू कर दिया है कि हम किसी को पास या फेल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वहां पे क्या था, क्या लोग निकले हैं या नहीं निकले, क्योंकि हम पूरा दिन जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि ज़िमनी इलेक्शन में लोग उसी तरह नहीं निकलते जिस तरह आम इंतखाबात में लोग निकलते हैं, और कसीर तादाद में हर कोई रुख कर लेते हैं कि मकसद हम अपना वज़ीर आला ले आए या वज़ीर आज़म ले आए ना। तो ज़िमनी इलेक्शन में तो अक्सर लोग जो है ना इंतहाई कम तादाद में निकलते हैं। और कल जो हमने देख लिया, जो प्रोसेस हम देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और वहां पे कि इसी तरह अंदाजा हो रहा था कि 20 से लेकर जो टर्न आउट है वो 25% जो लोग हैं वो निकले हैं। तब इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट आया है तो उन्होंने कहा कि जो लोग निकले हैं वोट 42% वोट वहां पे पोल हो चुके हैं। सेकंड बात वहां पे यही है कि वहां जो उनकी अहलिया है उमर अयूब की शहनाज, उनका ये पहला इलेक्शन था। उन्होंने 1,20,000 से ज्यादा वोट उनको मिल चुके थे। नून लीग के बाबर नवाज ने उनको शिकस्त दी है, उनको 1,63,996 जो वोट है उनको हासिल हुए हैं। और हमने ये फैक्ट भी देखा कि पीटीआई वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दान ली है, क्या वाकई इसमें हकीकत है या नहीं है? अगर हम कैसे बैकग्राउंड देखें, वहां पे जब हमारी बात हुई तो हम कहे कि बाई इलेक्शन के जरिए बाबर नवाज पहले भी आ चुके थे और उन्होंने जो काम किया है
बुनियादी तौर पर जो वहाँ के देहाती इलाके हैं वहाँ पे गैस के मसाइल थे वो हल किए थे, तो लिहाजा देहात की जो लोगों ने उनको वोट इसलिए दिया है। और अभी ये इस सोच से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इस वक्त वफाक में भी है और उम्मीद है कि जो बाबर नवाज है वो माजी की तरह दोबारा काम करेंगे। तो देहाती लोगों ने इस वक्त भी उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल फैक्ट्स है, बाबर नवाज को वोट दिए हैं। और जो शहरी इलाके हैं, शहरी लोगों ने वहां जो वोट पोल किए है वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए है। और साथ में अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पर 7,53,000 वोटर की तादाद थी। वहां पे तकरीबन 50% मर्द की वोटर की तादाद थी और 50% खवातीन की थी। तो इनमें 3,09,516 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। और साथ इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा ये बताएं शिरानी साहब, मैं फिर उधर भी आता हूं औरंगजेब साहब की तरफ। कल तक तो ये तो लग रहा था जो पहली इब्तदाई खबरें आई कि आधे आधे का फर्क है या कम से कम बड़ा फर्क है उनके दरमियान, तो फिर एकदम से लहर आई और मुस्लिम लीग नून के जो देहाती वोट हैं वो छा गए। यकीनन जो रिजल्ट आ रहे थे उनमें बिल्कुल फर्क आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वोट है और जो उनसे जब हमारे रहनुमाओं से बात हुई और वहाँ पे जो माहौल हम देख रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वोट है वो ज्यादा आ रहे थे और मुस्लिम लीग नून की जो है ना वो कम लीड से। तो वो इस वजह से ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जैसे ही आरओ ने वहां पे वो इल्जाम लगा रहे कि उन्होंने धांधली की है, हमारे जो कैंडिडेट थे, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे वहां पे नहीं छोड़ रहे थे आरओ ऑफिस में। तो इस वजह से वो ये इल्जाम लगा रहे हैं और बिल्कुल आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और ऐलान भी किया है कि इलेक्शन जो नताइज है हम मानते हैं और इनको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और सूबाई जो मामले खसूसी बराए इत्तलात है उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है कि जो लोग सूबाई हुकूमत के मातहत जो इंतजामिया है, जो पुलिस है, जिन लोगों ने दांधली में हिस्सा किया तो उनके खिलाफ सूबाई हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी और हम उसको हरगिज नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि क्लास 4 से लेकर आखिरी ग्रेड तक जो भी इसमें मुलविस है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और इसके साथ साथ हम अदालत से रजू भी करना उनके रजू करने पर भी सोच रहे हैं। ठीक हो गया। मलिक साहब ये फरमाइए कि जो रिजल्ट्स हैं और जो भी कंटेस्टिंग उम्मीदवार थे बाई एंड लार्ज वो मुतमिन हैं या वहाँ पर भी कोई इस तरह का नजाज सामने आया है कि लोग डाउट कर रहे हैं या इल्ज़ामात लगा रहे हैं या वहाँ पे फेयर सिलसिला हुआ है? मलिक साहब जी काजी साहब, फैसलाबाद में क्योंकि उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून के मुद्दे मुताबिक थे किसी तौर पे 3 किस्तों के ऊपर वो कोई इतने पॉपुलर या कोई उनका कोई बैकग्राउंड सियासी इतना नहीं था, इसलिए कोई ऐसी उजरदारी या कोई इस तरह का मामला देखने में नहीं आया। हाँ अलबत्ता इलेक्शन वाले दिन तकरीबन 3 बजे जो है वो NA 104 में थोड़ा सा ये मामला पेश आया था जहाँ पर राना अदनान जवेद जो राजा दानियाल के मुकाबले में थे उन्होंने एक फॉर्म 45 जो है एक प्रिजाइडिंग अफसर थे वोटिंग का अमल खत्म होने से पहले ही जो है वो देख लिया था, तो उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा सा शोर डाला था और वक्ती तौर पे पुलिस भी वहां पे रुकी थी। लेकिन आरओ वहां पर खुद पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये सारा मामला देखा तो उनके तहफुजात फौरी तौर पे दूर कर दिए गए थे। अभी तक कोई उजरदारी जो सामने नहीं आई, लेकिन इसमें यहाँ पर एक और फैक्ट देखने में आया कि इसमें PP 98 और NA 104 में 9 मई में सजा पाने वाले जो 2 साबिक रुकने असेंबली हैं जिनमें साहिबजादा हामिद रजा और जुनेद अफजल साई हैं, इन दोनों ने लाहौर हाई कोर्ट से रिसीव कर रखा था कि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो रोके जाएं। उन्होंने गिरफ्तारियां भी इसी वजह से दी थी लेकिन उनको इसका कोई रिलीफ नहीं मिल सका। अलबत्ता आज भी लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो साहिबजादा हामिद रजा आवाज शायद एक बार फिर मैं सुन नहीं पा रहा जनाब औरंगजेब जी बोलिए, मुकम्मल की ये बात मुकम्मल कीजिए मलिक साहब। जी तो वो आज जो है वो जी NA 104 में जो है वो साहिबजादा हामिद रजा की आज लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने एक दरखास्त एक और दी थी कि गुज़िश्ता रोज इलेक्शन हुआ, इसके नतायज या इसका नोटिफिकेशन जो है वो रोका जाए, लेकिन एक बार फिर उनको जो है वो वहां से रिलीफ नहीं मिल सका। अच्छा मलिक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। शिरानी साहब मैं आपको चाहूँगा एंगेज करूँ। ये फरमाइए कि आज कुछ कॉलम भी छपे और कुछ कहा गया कि 28वीं तरमीम के बाद वहाँ क्या माहौल है? कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो है वो एक माज़ाराई बढ़ती चली जा रही है और ख़ास तौर पर अब जो आपने कहा है कि जिस किस्म के बयानात आए हैं जनाब चीफ मिनिस्टर जो हैं KPK के जो वो कह रहे हैं और जो इलेक्शन का भी एक मामला तनाज़ा सामने आ गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये
ये गिरते पड़ते चलती रहेगी हुकूमत, आगे बढ़ती रहेगी, या अब ये एक फाइनल शो डाउन हमें नज़र आता है, जैसे आज कुंवर दिलशाद साहब ने अपना कॉलम में लिखा कि जी शायद वो नाअहल हो जाएं बकौल कुंवर दिलशाद साहब के, वहाँ क्या सीन है, मौके पे क्या लगता है आपको शिरानी साहब? देखिए, सी तो यही है कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा पहले दिन उन्हें खिताब किया था कि मेरा न कोई घर है न गाड़ी है, कि मैं अरमान करूंगा कि मेरा कोई घर रह गया है या कोई गाड़ी रह गई है। उनका ये कहना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नाअहल होता हूं तो नाअहल हो जाऊं, अगर कोई मुझे मारता है तो मुझे मार दे। उन्होंने यहाँ तक असेंबली के फ्लोर पे बोल दिया है कि मुझे इस सीट की कोई परवाह नहीं है, मुझे ये सीट जो है ना पानी पीटीआई ने अमानत दी है, मैं नाअहल होता हूं तो नाअहल हो जाऊं। अगर कोई मकसद, उनका यही कहना था कि जो उनके लिए उस वक्त जो धमकी दी है वो भी बहुत खतरनाक थी, जो हम अपने नाज़रीन के सामने नहीं रख सकते हैं, कि उसका पहले से ये वो था कि जो भी होना है होने दे। वह यानी दोनों तरफ से हम ये कहें कि एक तरह से जो आप रिपोर्ट करें कि महाज आराई की कैफियत तो मौजूद है और कोई रिप्रोशमा, और जिस तरह साबिक वजीर आला थे कुछ ना कुछ वो बातचीत करते रहते थे बैक डोर में, यहाँ अब आपको मामला ऐसे नज़र नहीं आता शिरानी साहब? देखिए, यहाँ पे इस वजह से तूफान ने इस पे इतिमाद किया है। अल-यमीन गंडपुर तो तीनों को साथ चला रहे थे, वफाक को भी साथ चला रहे थे, अपने कारकुनान को भी साथ चला रहे थे, साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी चला रहे थे, क्योंकि वफाक की हुकूमत की जो मीटिंग होती थी वहां पे वो बाकायदा शिरकत करते थे। लेकिन ये बिल्कुल सीधा है, ये कहते हैं कि अल-यमीन गंडपुर इजलासों में वफाक की हुकूमत के ज़ेर इत्मीनान वहां पे जो इजलास होते थे वो शिरकत करते थे। उन्होंने क्या हासिल किया? क्या उन्होंने बानी पीटीआई को रिहा किया है? लेकिन फिर भी हम तो शिरानी साहब, मुझे चूंकि ब्रेक की तरफ जाना है, बहुत शुक्रिया औरंगजेब ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, बहुत शुक्रिया जनाब सैफ शिरानी साहब ब्यूरो चीफ पेशावर। हालात को बेहतरी की तरफ चले जाएं तो अच्छा है, बड़े बुरान है, और हम आगे चल के जब बात करेंगे मैशत के ज़िम्मन में बात करेंगे IMF ने हमारे बारे में क्या कहा है, हमारी सरहदों का मामला है, इसके अलावा दहशत गर्दी के बड़े मामलात हैं, तो ये मिलजुल के ही अगर कुछ किए जाएँ तो शायद कोई बेहतरी की शक्ल नज़र निकला। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएँगे तो बहुत सी बातें करेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ होंगे, और इसके अलावा भारत जो है वो हाथ बड़ा एक बुखलाहट सी तो नज़र आती है उनमें। इन दोनों मामलात पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक, मैशत पर गहरी निगाह रखते हैं और बहुत से मामले सियासत और पॉलिटिकल इकानमी पे भी बड़ी गहरी नज़र है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, एक बड़ी यानी हट के बात हुई है, या शायद पहले, अगर इससे पहले हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है, कि IMF ने एक जो करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से एक बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट दी है, और आज फिर उन्होंने दोबारा से मैं देख रहा था कि वो उन्होंने इंसिस्ट किया है, और कुछ उन्होंने अहदे भी बताए हैं कि जनाब ये क्रिएट किए जाएं ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, और साथ ही वो कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़, यानी हम ट्रिलियन का तर्जमा खरबों में नहीं करते, बल्कि 10 क्या कहते हैं 1000 अरब का 1 ट्रिलियन होता है, तो कहते हैं कि ये करप्शन है। माई क्वेश्चन टू यू इज़ वेरी प्रिसाइज। डॉक्टर साहब, IMF को तो कभी इस तरह की कोई परेशानी नहीं रही, ये आलमी इदारे तो आम तौर पर उन्हें एक कंप्रोमाइज्ड एलीट ही दरकार होती है, ये आखिर हमसे चाह क्या रहे हैं, एंड वाई दे आर इंसिस्टिंग ऑन इट, और इतना वो भी वैमिटली। डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया कायद साहब। देखिए, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये तकरीबन 2 साल पहले IMF ने ये एक नया रोल इख्तियार किया है कि कुछ ममालिक में, कुछ अफ्रीका के ममालिक हैं, कुछ हमारे करीब के 1-2 मुल्क हैं जो कि हर वक्त IMF से कर्जा लेते रहते हैं। तो ये ह्यूमन जो वॉच थी उसने बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ किया कि एक तो आप वहाँ जो है इस तरह की हार्श कंडीशंस लगाते हैं, एलीट को बर्दाश्त करते हैं, करप्शन होती है, तो ये तो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं। तो उनकी जो 2-3 रिपोर्ट्स आई उसमें IMF को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। अब अगर इस रिपोर्ट को आप देखें तो वो शुरू में फरमा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इंसिस्टेंस पे, यानी उनके रिस्पॉन्स में, और इसका खर्चा सारा जापान ने दिया है, यानी वो ये हम पर ही डाल रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि आप ज़रा, हमसे तो ये काम नहीं होता, तो आप हमें बताएं कि हमारी गवर्नेंस और करप्शन के मामलात क्या है। अब ये हो सकता है कि पाकिस्तान में लोग 40-50 साल से इस पर लिख रहे हों, किताबें लिखी गई हों, क्वांटिफिकेशन की भी की गई हो,
और सडनली हम वो चीज़ें IMF की तरफ से पढ़े। मगर होगा यही कि जब IMF के लोग कहेंगे तो फिर हमारे लोग भी उसको बड़ी संजीदगी से लेंगे और कहेंगे हाँ हाँ यार ये तो वाकई ठीक है। जब लोकल लोग और लोकल जो लिखने वाले वो लिखते हैं तो वो बिल्कुल ही उसका नज़रअंदाज करते हैं कि इस पर हमारा कोई असर नहीं है। तो ये बिल्कुल सबके लिए चंबे की बात होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल IMF तो एक लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, मगर अब दुनिया में इनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि आप ही की हरकतों की वजह से तो वहाँ पे ये आम आवाम पे जुल्म होता है और अशराफिया जो है वो अपने आप को तो रिफॉर्म नहीं करती है। तो अब वो इशारा कर रहे हैं इस तरफ कि भाई आपको भी अपनी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या एक बात हो रही थी हमारे साथ, एक और मौजूद मेहमान थे कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि भाई अगर हम ये शराइत पूरी नहीं करते तो हमारी ट्रैंच या अगली किस्त रुक भी सकती है। और दूसरी बात ये कि आप तो अंदर ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं और बाहर और अंदर से आपने मामलात को खूब करीब से देखा है। ये जो इनकी हरकतें हैं, जो इनके करतूत है, माफ़ी चाहता हूँ, पार्डन माई फ्रेंच, विल दे ये अनकवर करेंगे अपने असास से जो हमारी ब्लोटेड इशराफिया है? ये तो एक इट इज़ लाइक अपने गले में ही फंदा डालने वाली बात है। डॉक्टर साहब जी देखें, बहुत अरसा पहले जब ये लिखा गया कि सारे ही जो हमारे टॉप के जो है लोग इनको अपने असासे खुद बताने चाहिए क्योंकि ये बेनिफिशियरी हैं सिस्टम के और ये नहीं बताते हैं। आपने देखा होगा कि उसके ऊपर कम और बेश ना सिर्फ हमने कोई 71 मज़ामीन लिखे एक साल में, बल्कि एक किताब भी लिखी और हमें उन्होंने कहा कि जी यकीनी तौर पर ये तो ऐसा होना चाहिए। एक दफ़ा वो हमसे मिलने भी आए, हमने कहा पब्लिक में मीटिंग होनी चाहिए। अब ये जो इस तरह के लोग होते हैं वो अल्टीमेटली खुद अपनी मौत ही मरते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम ये हरकतें छोड़ देंगे तो फिर तो हमारा इस सिस्टम में कोई वाली वारिस ही नहीं है। मगर होता यही है कि शराफिया को भी तो एक दिन अपनी मौत खुद ही मरना है। अगर लोग रेजिस्टेंस नहीं करेंगे तो ये बाहर के लोग जो है वो तो ज़रूर आकर इनके कान खींचेंगे। और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने इनके बारे में बताया है कि आप तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो खुद बुद करते हैं और ये ही वजह है कि आपका कोई सिस्टम। देखिए, इससे ज़रा पहले आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट निकाली कि पाकिस्तान का जो इकनॉमिक इस वक्त ढांचा है वो पाकिस्तान के मसाइल हल ही नहीं कर सकता है। तो भाई आप 20-25 साल से जो हमें डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन दे रहे थे तो आपने मान लिया कि वो इसलिए कामयाब नहीं हुई, अगर दुरुस्त की थी कि वो शराफिया ने इम्प्लीमेंट ही नहीं की हैं। तो अब ये बिल्कुल हम तो और आप बहुत अरसे से कहते रहे हैं कि ये सिस्टम जो इस तरह के जुल्म के होते हैं, जो इस्तेसाल के होते हैं, वो अपनी मौत खुद भी हिस्ट्री में मरते हैं। ज़रूरी नहीं होता, ये सस्टेनेबल होते ही नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब ने दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन इसको कुछ और कलरिंग भी लोग दे रहे हैं। हम जानते हैं इंटरनेशनली जो है कुछ बड़े इश्यूज गर्म हैं आजकल और शायद कुछ तवक्कुआत हमसे भी हो सकती हैं, जो गज़ा का मामला है, इजराइल का मामला है। तो क्या ये उस ज़िमन में भी कोई आर्म ट्विस्टिंग हो सकती है या इट इज़ अ वेरी फार फेच्ड इंटरप्रिटेशन? नहीं, देखिए, आमतौर पर भी इस वक्त जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इंपीरियलिज्म एक बैक फुट पर है और चाइना ने साबित कर दिया है कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी जंग की, इधर उधर जो है अपने असला बेचने की, ऐसी हरकतें करने की, वो खुद भी उनके लिए बहुत मसाइल का बायस बनी है। अब वो जो रिट्रीट पे होता है जब इंपीरियलिज्म, तो जाहिर है कि वो अपने सिस्टम को तो बचाने के लिए कोशिश करता है कि जो उसके हवारी हैं उनके बारे में ये तासुर पैदा करे कि हम तो सारे ठीक है, असल में ये लोग ही ख़राब थे। आपको याद है कि यही तो लोग थे जो फाशिस्ट गवर्नमेंट को यहाँ पे इस्तेसाल करने वाली कुव्वतें थी, जो यहाँ गैर जमहूरी कुव्वतें थी, उनको सपोर्ट करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको ऊपर जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये है कि ये आपकी हरकतों का ही तो नतीजा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसके अंदर हमें कॉन्स्पिरेसी तलाश करने की बजाय इसको हिस्टोरिकल जो मटीरियलिज्म है उसके पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि बाहर कैफ जो जदलियात होती है वो अपना रंग तो दिखाती हैं और ये स्ट्रगल जो है आहिस्ता आहिस्ता प्रो पीपल ही तरफ जाएगी, कभी इनका मसला हल नहीं करेगी। क्योंकि ये लोग तो सिर्फ अपने लिए सासे बनाते हैं और समझते हैं कि ये सासे सारी उम्र हमारे काम आएंगे, जो कभी किसी के काम नहीं आए। तो डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह आप एक इशारा दे रहे हैं कि जो एक ज़ाहिर पीपल स्ट्रगल तो जारी रहती है, कभी एब एंड फ्लो के साथ चलती है और जो है वो कभी कभी हैरान भी करके रख देते हैं हमारे वाक़यात, जो हमने अपने पूरे खित्ते में ऐसे वाक़यात देखे कि कोई पॉलिटिकल यानी स्ट्रगल नहीं थी और एकदम से इरप्शंस हुई और वो भी तंग आमद बजंग आमद। तो ये आप समझते हैं कि इस रेफरेंस के साथ भी ये अच्छा है कि ये तमाम जो हकीकतें और हकायक हैं जो थोड़े थोड़े खुफ्ता रहते थे, अब खुल के आलमी इदारे भी डिस्कस कर रहे हैं और इसका जवाब हमारी जो रियासती जो हैं जिम्मेदार उनको भी देना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, देखिए जब उन्होंने इर्द गिर्द देखा, एजेंसी ने पिछले दिनों में 2-3 ममालिक में जो काम किया और जो बांग्लादेश से भी काम शुरू हुआ था, तो उनको भी एक अलार्मिंग सिचुएशन लगी है कि अगर हमने सेफ्टी वॉल्स यूज़ नहीं किए तो ये हमारा सारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसको हम चाइना के मुकाबले में खड़ा करें, तो धर्म से नीचे आ पड़ेगा। तो अब वो चाह रहे हैं कि हम भी वही नारे लगाएं कि देखिए जी, हम भी तो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम भी तो इस्लाहात करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा जब ये स्ट्रगल पॉलिटेरियस की शुरू हुई थी, तो फिर उन्होंने स्कूलिंग दे दी, उन्होंने एजुकेशन के अलावा हेल्थ दे दी। तो ये लड़ाई जब ऐसे ही चलती है कि वो अवाम की तरफ से जो जिद्दोजहद होती है, उसको फिर अल्टीमेटली ये लोग मानते हैं और आहिस्ता आहिस्ता देते हैं। तो पाकिस्तान में भी उन्होंने ये सोचा है कि अगर हमने पाकिस्तान से वो काम लेने हैं जो आगे जाकर, तो हमें ये तो नहीं चाहिए कि यहाँ कोलैप्स हो, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ ये बातें शुरू करनी चाहिए और इन लोगों को कहना चाहिए कि यार आप अब आपको रिफॉर्म कर ही ले, कुछ तो दिखाएं लोगों को। अब आप देखिए 25 ए डाला हुआ है, तो अब एजुकेशन प्राइवेट इदारों के सुपुर्द की हुई है कि वो हमें लूटें। हेल्थ हमने लाइफ राइट में डाली हुई है और वो भी हम लूट मार के लोगों को दी हुई है। तो देखिए ये निज़ाम ज़्यादा देर तो चलने नहीं थे, एक दिन पाकिस्तान के लोगों को भी तो ये जो बुनियादी ज़रूरियात है ये देनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं यार तुमने इतना बना लिया, कम से कम ये चीज़ें तो इनको दे दो ना। कम से कम ये ना हो कि यहाँ पे भी उसी तरह के जेनजी जैसे चीज़ें पैदा हो, डिसरप्शन हो, केओस पैदा हो। तो उससे पहले बेहतर है कि तुम खुद ही इनको वार्निंग दी है कि आप इसको खुद ही ठीक कर लें, तो आपके हक में मुनासिब होगा। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो आलमी जो एक फाइनेंशियल इशराफिया है या जो भी पॉलिटिकल इशराफिया है, ये उनके यहाँ भी ये जागज़ी है ख्याल कि जो ये सिस्टम अब इस तरह चल नहीं सकता और इट माइट रन काउंटर टू देयर ओन इंटरेस्ट्स, और ये ख्याल गहरा हुआ है उनमें, आप ये कह रहे हैं? जी बहुत ज़्यादा इसी वजह से ये 2-3 हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी रिपोर्ट जो है खुद IMF निकालना शुरू करेगा। मगर अब आपने देखा कि उनको भी ये करना पड़ा क्योंकि उनके अपने कर्जे भी डूब जाएंगे और जब केओस हो जाएगा तो फिर उन्हें यहाँ से क्या मिलेगा। तो वो चाहते हैं हम कम से कम इस लेवल पर तो रहे, थोड़ा थोड़ा हमें वो देते भी रहें और हम वापस भी करते रहें और सिस्टम भी चलता रहे। उन्हें भी पता है कि उनका ये सिस्टम इस निज़ाम के तहत जो अब बना हुआ है पाकिस्तान में नहीं चलने वाला। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये आप क्या समझते हैं, ये जो हमारी आज की इशराफी है, सेल्फ करेक्शन की इसमें कितनी कैपेबिलिटी है? क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि दे यू नो डिज़र्व कि ये तारीख़ के जो एक है जिसे आप कहते हैं कूड़ेदान ही इनकी मंजिल होनी चाहिए, बिकॉज दे आर अटरली यू नो अनइक्वल टू दी ओकेजन, बजाय इसके कि खुद को करेक्ट कर लें। आप कैसे देखते हैं? देखिए ये इनकॉरिजिबल तो हैं, ये नाकाबिले सलाह ना होते तो आज हम यहाँ ना पहुँचते। मगर अब आप देखिएगा कि अंदर से ही इनमें से बहुत से लोग ऐसे पैदा होंगे जो ऊपर वाले लोगों को ये कहेंगे कि यार या तो आप रास्ते से हट जाएं क्योंकि आपने तो दुरुस्त होना नहीं, और उनको कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि 90% ने तो ऑलरेडी पुर्तगाल में ही सेकंड सिटीजन ले रखी है और मुल्कों का हम क्या जिक्र करें। तो ये लोग जो है ये वीड आउट हो जाएंगे हिस्ट्री में और अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। मगर यहाँ पे कुछ अच्छी नवीद लोगों को ज़रूर मिलेगी कि कम अज़ कम वो फंडामेंटल राइट्स, वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो ये सिस्टम नहीं लोगों को दे रहा था, उनको एहसास हुआ कि अगर ये नहीं मिला तो यहाँ अगर नेपाल जैसी सिचुएशन हुई, यहाँ बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हुई या और ममालिक जैसी सिचुएशन हुई, तो ये एक एटमी मुल्क है जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा अपने भी स्टेक्स हैं। तो यहाँ इस तरह का केओस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब आप, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो हम समझते हैं कि जो अभी इंटरनेशनल रेटिंग्स भी आ रही हैं, हमारी जो आज़ादियां हैं वो हमने आहिस्ता आहिस्ता खुद हम खो भी रहे हैं। तो डू यू सी कि फिर जब कोई ऐसा दौर आता है या ज़माना पलटता है तो फिर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तारीख़ हमें यही बताती है। जी बिल्कुल, देखिए होगा यही कि ये मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि करप्शन के ऊपर और इस तरह की लूट खसूट के ऊपर तो सिस्टम नहीं चल सकता जिसमें नाइंसाफ़ी भी हो। और फिर आप कम से कम आपको पता है कि जहाँ बहुत बड़ी मनारकी भी से है मिडल ईस्ट में, वहाँ कम से कम वो जस्टिस सिस्टम तो चल रहा होता है। वहाँ जब हमने तबाह किया है, एक तरफ कंट्रोल की पॉलिसी है मगर ये इशारा दिया गया है कंट्रोल की पॉलिसी वालों को कि देखिए ये नहीं चलेगा, और फिर अगर हमने ये इंस्टॉलमेंट्स रोक दी तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये एक गहरा इशारा है और आप देख रहे हैं कि इसकी फंडिंग की है जापान ने, और जापान जो है वो उसने इतनी इसके लिए जितना पैसा था ना IMF ने लगाया ना पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं कि इन्होंने वाकई संजीदगी से कहा था, ये एक डिप्लोमेटिक बात है। जाहिर है कि IMF ने इनको फोर्स किया कि अगर आपने मजीद किस्तें लेनी है, और इन्होंने अगस्त की रिपोर्ट छुपाए रखी है, नवंबर में आके जाहिर की, वो भी तब जब उन्होंने ये कहा कि अगर आपको 1.2 बिलियन की ये चाहिए नई ट्रांश
तो फिर आप इस रिपोर्ट को पब्लिश करें। ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, मगर IMF का ये तकाजा था कि आपका केस एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कभी क्लियर नहीं होगा अगर आप इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, कितना डायरली हमें ज़रूरत है ट्रांच की, और खुदा न खास्ता अगर हमें वो नहीं मिलती तो फिर वो सिचुएशन क्या होगी? क्या हमारे पास कोई पैरेलल रिसोर्सेज हैं? चाइना है, कैन वी फॉल बैक अपॉन चाइना, या ये बड़ा फंडामेंटल और बुनियादी है ये प्रोग्राम जो 25वां शायद हो चुका है IMF का? जी देखिए, अभी तक तो कैसा मसला ये है कि जो हमारे करीबी ममालिक है, चाहे चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, वो भी हमें ये कहते हैं कि आपको प्रोग्राम में रहना चाहिए, क्योंकि अब आलमी निज़ाम ये बताता है उनको भी कि अगर आप ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसको IMF का कवर भी नहीं होगा तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा और आपको किसी किस्म की गारंटी नहीं है। IMF जब आप प्रोग्राम में होते हैं तो ये गारंटी उनकी तरफ से हो जाती है कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और जाहिर है कि इस दफ़ा जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमें गारंटियाँ लेके दें। ये भी एक दफ़ा पहली दफ़ा हुआ कि IMF ने पाकिस्तान को ये कहा कि आप इससे पहले कि हम आपके प्रोग्राम आपके साथ साइन करें, आप चाइना से, आप सऊदी अरेबिया से और UAE से हमें गारंटीज लेकर दें कि वो आपको पैसा फ्यूचर में देते रहेंगे। तो एक ज़माना था कि IMF गारंटी देता था और एक ज़माना ये आया कि IMF ने हमसे गारंटियाँ मांग ली। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी हालत क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, माई लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि ये सोलर का जो मामला है, अब हमें बताया गया है कि सोलर की जो बिजली आएगी वो आपकी दीगर रिसोर्सेज से ज़्यादा होगी। कोई प्लानिंग तो हम करते नहीं है ना, हमने कोई, और अब सोलर भी धड़ आया और उसके बाद उस पर भी उन्होंने पता चला कि नहीं जी वो भी हम, तो क्या क्या ये हौच पौच है बहुत ज़्यादा? तो ये क्या बिजली का हमारा सेक्टर किस सम्त में जा रहा है? और लोग अब सोलर तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर है बिजली का बिल देने से तो रहे जिन्होंने ये लगवा लिए हैं। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बल्कि IMF ने क्लीन एनर्जी की जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिन्यूएबल की तरफ जाएं। अब जो वर्ल्ड बैंक ने हमें IPPs के जाल में फंसा दिया, ये भी तो उन्हीं का गलत मॉडल था। अब बिजली इतनी ज़्यादा हम पैदा कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा काम नहीं करता है, तो हमें कोई ना कोई फंडामेंटल जो है वो, जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, बिजली की खपत सारी इंडस्ट्री में नहीं होगी, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सो अब चाहिए ये इनको कि ये कम से कम इन चीज़ों से IPP से जान छुड़वाएं और बिजली की जो कीमत है उसको उसी तरह लाएं जो इस रीजन में है, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू करें। अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू नहीं किया तो जो हमारे यंग लोग हैं जिनको 3 मिलियन चाहिए जॉब हर साल में, वो हम कहाँ से पैदा करेंगे? और आपने 3 मिलियन का मतलब है कहा जा चुका है 30 लाख लोग, 30 लाख नौजवान जो है। इस वक्त उन्होंने कहा है कि हमारे 3 करोड़ से ऊपर यंग लोग जो है वो बेरोजगार हैं। ये खुद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब हमें तो होश के नाखून बहुत जल्दी लेने चाहिए। इट्स अ टिकिंग बॉम्ब, जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं या जिस तरीके से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब। हमने इससे बड़ा अहम इशू था और ये बड़ा एक एग्जिस्टेंशियल हमारा प्रॉब्लम है, इससे हमें निकलना बहुत ज़रूरी है अगर जो साहिबान इख्तियार हैं उन तक हमारी बात पहुँचे। तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कुछ अहम खबरें हैं उस पर भी बात करेंगे आपके साथ, और ये इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई और कुछ दीगर इम्पॉर्टेंट खबरें भी हैं हमारे साथ हुई। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे, जाहिर है एक हमारी अगर गर्म जंग तो हुई, हमारी गर्म जंग भी इंडिया से होती रहती है, लेकिन ये एक सर्द जंग तो हर वक्त जारी रहती है। क्वाइट रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर ट्रेड मसूद साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक तो मैं आज भी किसी दोस्त से बात कर रहा था कि हम तो बड़े यानी हम्बली चलते रहे हैं, हमारे कोई क्लेम्स भी नहीं थे कि हम 5वीं 10वीं बड़ी मैशत दुनिया की बनने जा रहे हैं, लेकिन ये इंडिया में जो ऊपर तले वाक़यात हुए, एक तो यही जो उनका एयर शो में एक तैयारा गिरा जिसका हमें अफसोस है, उनके जानी नुकसान पे भी हमारे जो नुमाइंदा लोग हैं उन्होंने बाकी ये कहा है कि भाई इट इज़ ये एक अफसोसनाक वाक़या था। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक पूरा वो एक यानी यूँ लगता है कि पूरी की पूरी एक उनकी जो इनकॉम्पिटेंस है या जो मिसमैनेज उन्होंने इकॉनमी को किया था या जिस तरीके से वो उनकी फ़ौज का मामला है, ये तो खासा अनरेवल कर रहा है। आप कैसे देखते हैं ब्रिगेडियर साहब? वो खिला गए हैं जिस तरीके से तवातिर के साथ वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, जिसमें एम्बेरसमेंट दर एम्बेरसमेंट है।
फॉर दी बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए और बाकी लीडरशिप के लिए जिस तरह के वाकयात हुए हैं और जिस तरीके से हमने अभी देखा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम कि मिलिट्री इनकी जो है दैट हैज़ बीन पॉलिटिसाइज्ड और फिर इसको हम कह सकते हैं सफरोनाइज हो गई है। इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके, जो पॉलिटिशियन को भी नहीं देने चाहिए वो स्टेटमेंट। जिस तरह वेस्टर्न कमांडर ने अभी जनरल मनोज ने एक बात की, या इस तरीके से उनके मिनिस्टर्स भी दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बड़े इर्रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये तमाम के आप देखें बैकग्राउंड में वो शिकस्त है जो 6-7 मई को हमने कंटेन किया जब हमने जहाज़ गिराए और फिर 9-10 को बयान मरसूस के जरिए हमने स्ट्राइक्स किए हैं। और कंफर्मेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प तो हमेशा से करते आ रहे थे। तो रही सही कसर जो लास्ट रिपोर्ट सबमिट हुई है टू कांग्रेस, उसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की जीत का उन्होंने वहाँ पे लिखा और पाकिस्तान का कहा गया कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, वेपन्स एंड इक्विपमेंट यूज़ किया। और लेकिन देखें, हम तो ये कहते हैं चाइनीज़ वेपन्स इक्विपमेंट थे, लेकिन जो मैन बिहाइंड द गन, द मैन इनसाइड दैट मशीन और जहाज़ में वो पाकिस्तानी थे। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पे गए। ओवरऑल हम कहते हैं कि इट वाज द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लीडरशिप थी जो जनरल आसिम ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डिस्प्ले की, उससे इम्प्लीकेशंस हुई और जिससे पाकिस्तान प्रीवेल्ड। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बड़ी हैरत अंगेज़ तौजीहात, मसलन मैंने उनके सोशल मीडिया पे या मीडिया पे मैंने एक क्लिप देखा, उन्होंने कहा जी कि ये शायद कुछ सबोताज भी हो सकता है जो उनका जहाज़ गिरा है। अगर ये बात भी दुरुस्त है तो दिस आल्सो लेज बेयर देयर ओन वीकनेस, बिट्रेज देयर ओन वीकनेस अगर ये हुआ है। और सेकेंडली ये जो दूसरा बयान आपकी तरफ शायद आपने टेसिटली इशारा किया है कि हमारे किसी सूबे की समत उन्होंने बात की है जी, ये इस तरह भी हो सकता है। तो एक तो ये पहले बताइएगा कि सबोताज है या इनकॉम्पिटेंस है? बड़े सिंपल सी बात है, देखें इनकॉम्पिटेंस है। और मैं आप देखें उससे 3 दिन पहले वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई इसी जहाज के तेजाज के, जब उससे फ्लड वाज ड्रिपिंग। उसमें से टेक्नीशियन जो इंडियन टेक्नीशियन थे एयरफोर्स के, वो एक शॉपर लेके दे वर ट्राइंग टू कैच और कंटेन दैट फ्लड जो भी वहाँ से लीक कर रहा था। उस पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि भाई किस तरह टेक्नीशियंस हैं कि कैसे सिस्टम को ये हैंडल कर रहे हैं। दैट वाज वन क्वेश्चन। सेकंड, उन्होंने जहाज की रिलायबिलिटी पे उस वक्त क्वेश्चन लोगों ने रेज कर दिया था। फिर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उस पर भी सवाल उठने शुरू हुए थे। और रही सही कसरत जो अनफॉर्चुनेटली जो हुई अगले दिन जहाज में, सो उसमें बहुत सारे वजूहात एस्टेब्लिश हुए हैं कि जहाज के क्रैश में अभी जो राइवलरी भी सामने आई है बिटवीन दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। और ये जहाज देखे 80s से बन रहा था और इसके बाद एक मार्क 1 जो जहाज मार्क ए उन्होंने डिलीवर कर दिए थे। ये वाला जहाज मार्क A1 था। इट वाज दे कंसिडर द मोस्ट एडवांस जहाज। लेकिन इसमें भी उनके एयरफोर्स के चीफ्स दे आर ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा था कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है और उस पर बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा था और फिर इसको पोलिटिसाइज भी किया गया, पॉलिटिकल गेज के लिए इस तरह यूज़ किया गया। सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। रही सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर आपने बात की है, देखें जो स्टेटमेंट राजनाथ सिंह ने दी है वो इसने पहले दफ़ा नहीं दी है। मैं अभी आपको देखे, पहले वो गिलगित बल्तिस्तान पे भी बड़े दावे करता रहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर पे उन्होंने बड़े दावे किए। मैं आपको बताता हूँ, देखें कि उन्होंने बात की सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन तो मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया को हम मुसलमानों ने दी है, राइट। देखें कि खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि इस्लाम जो था वेस्ट कोस्ट में आया। उन्होंने कहा कि माउथ ऑफ इंडस से लेके कन्याकुमारी साउथ तक, उन्होंने कहा इस एरिया में मुसलमान अरब्स का इन्फ्लुएंस था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद देखिए फर्स्ट जो 1000 से लेके 1027 AD के दरमियान महमूद गजनवी ने 17 अटैक्स किए और उस अटैक्स में जो उसका एरिया था ताशकंद से लेके कन्नौज तक, अफगानिस्तान, ये सारा इलाके उनके एरिया में शामिल थे। फिर गौरी आया और गौरी ने देखे 1192 में बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और उसके बाद सल्तनत गुलामा या स्लेव डायनेस्टी बनी। उसके बाद खिलजीज आए, वो मुसलमान। उसके बाद तगलुक आए, वो मुसलमान। उसके बाद तैमूर आया, वो मुसलमान।
उसके बाद मुगल्स आए। जब मुगल्स आए तो उस वक्त 500 साल तक मुसलमानों की हुकूमत इंडिया में हो चुकी थी। 500 साल में वो तक सिंध में हुकूमत कर रहे थे। और जब मुगल्स आए तो देखे 1526 से लेके 1857 तक मुगलों ने हुकूमत की। इसके दरमियान में शेरशाह सूरी भी आया और नादिर शाह भी आया, अहमद शाह अब्दाली भी बाद में इसमें आए। तो उसके बाद देखें कि आज इंडिया में जो कुछ है, सिविलाइजेशन, आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स है, म्यूजिक है, पोट्री है और शिप बिल्डिंग है, ये तो सब मुसलमानों ने दिया है। मुसलमान आज देखें, रेड फोर्ट किसका है? मुसलमानों का है। ताजमहल किसका है? मुसलमानों का है। और इसके बाद कुतुब मीनार किसका है? मुसलमानों का है। शाहजहां का मकबरा है, अल्तमश का मकबरा है। देयर आर सो मेनी। आज जो टूरिज्म हो रही है इंडिया में, इट इज बिकॉज ऑफ मुस्लिम। सो सिविलाइजेशन तो मुसलमानों ने दी है, लेकिन असल बात क्या है? उनको इस बात का दुख है कि मुसलमानों ने 1000 साल तक सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की और एक बार से आके उन्होंने उसको आके काबू किया था। और मुसलमानों की एक बहुत बड़ी एक ग्लोरियस हिस्ट्री है। तो ब्रिगेडियर साहब, आप तो समझते हैं कि भाई जो भी कंट्रीब्यूशन, सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन हुए, उसको पॉजिटिव इनको लेना चाहिए था। लेकिन ये अब हमें, चूँकि हम ये जानते हैं कि जो इस वक्त की रूलिंग एलीट है वहाँ पे, और ख़ास तौर पर जो हिंदुत्व से जो जुड़े हुए हैं, तो वो एक उनके पास एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट ही है, जिस पे वो कोई लोगों को या कुछ वोट इकट्ठे कर लेते हैं जो ज़्यादा पसमानदा पड़ते हैं इंडियन समाज की, और वो ये कर रहे हैं। बिहार भी में उन्होंने यही किया। तो वी शुड कीप ऑन, हमें रिप्लेनिश करते रहना चाहिए अपने आप को। यानी हमें ये अपने जो असले का जो मामला है, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको बढ़ाते रहना चाहिए। J35 तक भी हम जाएं, हमें जाना पड़ेगा। हालांकि हमें भी आवाम के लिए काम करना है, उन्होंने भी करना है, मगर हमें फिर जवाबन करना पड़ता है। ब्रिगेडियर साहब। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले तो एक चीज ये है कि हमें तो एक प्रोटेस्ट लॉन्च करना चाहिए इंडियन हाई कमीशन को, कि देना चाहिए कि ये इस तरह इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट बाय डिफेंस मिनिस्टर, इवन यूनाइटेड नेशन में हमें ये चीजें रेस करनी चाहिए कि देखें उनके एक्सपेक्शनिस्ट डिजाइन का। अखंड भारत की जो बात कर रहे हैं, तो इससे डिजाइन से जो इनके आश्कार होते हैं, सो देयरफॉर हमें उनको एक्सपोज करते रहना चाहिए। रही बात वेपन्स और इक्विपमेंट की, देखें आपकी ऑलरेडी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप हो रही हैं। जिस तरह आपकी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड भी बन गई है, अभी एक स्ट्रेटेजिक कमांड भी आपकी बन रही है, और तो उसमें चीजें आपके है, नए वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडक्ट हो रहे हैं। जिस तरह आपने J35 की बात की, पाकिस्तानी पायलट्स ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं, तो वो हम किसी वक्त भी जहाज मिल जाएंगे, हम उनको उड़ा सकते हैं। आपकी बाकी नेवी है, बाकी चीज़ें हैं, वेपन सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, सब आपकी बेहतरीन है। और इस दैट्स वाई हमने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी कहा था कि मिस एडवेंचर अगर होता है तो पाकिस्तान का जवाब जो होगा मैसिव होगा और स्विफ्ट होगा, बट इट विल बी पेनफुल। और फिर DGSPR ने भी उसके बाद में एक स्टेटमेंट दी थी कि इस दफा जब हम जवाब देंगे, वी विल स्टार्ट हिटिंग इंडिया फ्रॉम ईस्ट। आई होप कि वो इस तरह बात रहें और दे डू नॉट टेस्ट आवर पेशेंस। लेकिन एक और बात जो आप देख रहे हैं कि ये दहशतगर्दी के हम जो है निशाने पर हैं। आज भी आपने देखा KPK में जो हुआ, और उस पर शायद ये भी अब है कि हम कोई जवाबी कार्रवाई करने का ज़ाहिर है, वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड वेर एवर हम देखें कि जहाँ से ये एमनेट कर रहा है। तो आप ये भी हमारा एक दूसरा माज बन गया है। ये इनको कैसे हम काबू में करें, और ये दो जगह पे हम एंगेज हो रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल बात सही ये है कि पाकिस्तान एक फ्रंट पे आ गया है एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न, और इंटरनेशनल कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली इसको कन्फ्रंट नहीं कर रही। ऑनेस्टली हम कह सकते हैं जो उनको करना चाहिए। देखा जाए तो दोहा एक्कॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन जो 2020 में हुआ था बिटवीन अमेरिका एंड अफगानिस्तान के लोगों के, उस वक्त के तालिबान रजीम के लोगों के साथ, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। देखे ना कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए ये चीजें हुई थी, उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज वहां पे उसमें लिखा हुआ था अफगान साइल विल नॉट बी यूज्ड। अफगान साइल तमाम दहशतगर्द ग्रुप वहां अफगानिस्तान में जमा हो चुके हैं। इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की थी, वहां पे नहीं है, कोई बात वहां पे नहीं हो रही है। और फिर वहां पे अभी देखे कि नेक्सस बन गया, ट्रायंगल बन गया है। अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान तालिबान रजीम है, अलकायदा है, और इसके बाद TTP है, फितरल खारिज, फिर ऊपर से इंडिया इसमें इन हो चुका है। उसके अलावा सब वो चाहते हैं पाकिस्तान को ईस्ट से इंडिया कंटेन करे कन्वेंशनली, और वेस्ट से जो है अफगानिस्तान जो अनकन्वेंशनल मीन्स के जिस तरह उन्होंने थ्रेट किया है
कि हम इस तरह यूज़ करेंगे। जिस तरीके से ये वाक़यात हुए हैं, देखें जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हमला हुआ है, सुसाइड हुआ है, कैडेट कॉलेज वाना में हुआ, जो आज का वाक़या हुआ है उसमें भी एस्टेब्लिश हुआ है कि अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। तो अभी तो ये भी खबरें आ रहे हैं दे हैव रेज़्ड सुसाइडर बम्बर की एक फोर्स उन्होंने तैयार की है। सो देखें कि अफगान अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट सिंसियर, लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टेप्स उठाए हुए हैं, जो लिवरेजेस पे, जिस तरह हमने बॉर्डर्स क्लोज किए हैं, इलीगल लोग दे आर लिविंग पाकिस्तान, स्मगलिंग्स पे क्रैकडाउन है, डिप्लोमेटिकली हम इसको लेके जा रहे हैं आगे तमाम फोरम्स पे। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी की बनती है कि वो इंश्योर करें। अगर ये देखें ये थ्रेट जो है ये इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म है, ये कल कन्फाइन इसमें नहीं रहेगा तो पाकिस्तान या रीजन में, ये दुनिया भर में फैलेगा। और देखें यूनाइटेड नेशन ही के ये किस्म की इसमें दे एग्री कंसेंसस है कि द लार्जेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड अफगानिस्तान इज फितना उल खारिज। और उसको आप देखें डेनिश डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि इज अ थ्रेट टू सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने कहा इज अ थ्रेट है। सेंट्रल काम के जो फॉर्मर कमांडर्स थे जनरल कुरेला कई दफ़ा कह चुके थे। और इसके अलावा एससीओ के प्लेटफॉर्म पे, और इसके अलावा हमने मॉस्को फॉर्मेट पे भी बात की वहाँ पे। और रिसेंटली देखिए इस मार्च में जो रिपोर्ट थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट इश्यू की है अमेरिका ने, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने, इसमें 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट शामिल है। जो थ्रेट उन्होंने कहा कि जो है रियल थ्रेट है वो टीटीपी है, फितना और खारिज अफगानिस्तान में जो आलमी अमन के लिए खतरा है। सो एक्सेप्टेंस है लेकिन कंक्रीट स्टेप्स अभी तक नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब इनकी जिम्मेदारी बनती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। फिर देर हो जाएगी कि कल बाद में फिर इंटरवेंशन और बहुत सारी बातचीत होगी, बाद में इट विल बी टू लेट। एक और सवाल जो मैं आखिर में करूंगा, आपने बड़ा एक हमें अहम बात बताई थी अपने हमारे किसी प्रीवियस शो में कि देखिए ये जो अफ़गान ट्रेड है इस पर हमें बड़ा लॉस होता है। हम उनकी खिदमत भी करते हैं, हम रास्ते में वो उनकी वाइटल जो सप्लाईज़ हैं वो भी हम इंश्योर करते हैं, दैन वी आल्सो जो है हम पे करते हैं जो एक स्मगलिंग का मामला है। तो इस हवाले से उनका भी एक बयान आया था। तो क्या ये स्ट्रक्चर्स भी और ये अरेंजमेंट भी रीविजिट नहीं होना चाहिए ब्रिगेडियर साहब? ऑलरेडी देखें कि सिस्टम अभी ये हो रहा है, हम बेसिकली सिस्टम को हम अपना ठीक कर रहे हैं कि जो हमारे साथ कुछ हो रहा था, जो सिस्टम जो स्टेटस को की बातें थी हम उससे निकल आए। आप देख लें कि अभी आपने बॉर्डर क्रॉस किया है, उसके इम्प्लीकेशंस नज़र आने शुरू हो गई हैं। आप देखें आपको $3 बिलियन का और 3 से 4 खरब रुपए का जो नुकसान आपको सालाना होता था। और जो फिर बाकी देखें जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आड़ में सारी स्मगलिंग होती थी, आपके 100% जो भी कंटेनर आते थे 90% पाकिस्तान में पहले खुल जाते थे, जो निकल जाते थे वो खुल के वापस आ जाते थे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मसले मसाइल थे। फिर वो सही अकाउंटिंग नहीं हो रही थी ताकि वो पेमेंट्स वगैरह ना हो, तो बहुत सारे मसाइल थे। अब पाकिस्तान ने जब से ये किया है देखें कि उससे ये है कि अब बताया जाता है कि 50,000 लोग जो इससे डिपेंडेंट थे बॉर्डर एरियाज में, उनका नुकसान हो गया है, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। 2 लाख लोग ऐसे थे जो स्मगलिंग से कारोबार करते थे, वो भी है। इन्फ्लेशन अफगानिस्तान ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। बड़ी इंपॉर्टेंट नोट पे ये गुफ्तगू ख़त्म हुई है कि हमें रीविजिट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल दुनिया तुलू और ज़ाहिर हो रही है। हमें सेल्फ करेक्शन भी करनी चाहिए और अपने सरहदों पर भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये था आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।